से डियर स्टूडेंट्स, यह चीज़ हम लोगों ने पहले डील किया हुआ है और मैंने जस्ट बहुत अंदर गहराई में जाकर कहूँ जनरल स्टडीज़ के लिए आवश्यक नहीं है, वो तो ऑप्शनल के लिए भी नहीं है और जीएस में तो मैं कभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप हमारी कुछ डिटेल्स में जाएं। तो उसकी जरूरत ही आपको नहीं है। क्वेश्चन के जो टाइप होंगे वो बिल्कुल अलग तरीके के होंगे। जैसे अब यहाँ पर हमने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की न्यू डील, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया क्राइसिस इन कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद का संकट। तो आपको याद है कि पूंजीवाद का पहला संकट प्रथम विश्व युद्ध में, वैसे तो उसका संकट तो आता ही रहा है, फिर अभी भी आया, लेकिन जो पहला बड़ा संकट था प्रथम विश्व युद्ध। तो जब ही पूंजीवाद में संकट आया तो समाजवाद की प्रगति हुई। तो क्या देखा आपने? प्रथम विश्व युद्ध के ठीक बाद पहली साम्यवादी क्रांति सफल हुई सोवियत रूस में, बोल्शेविक क्रांति। पूंजीवाद का दूसरा बड़ा संकट 1929 की विश्व आर्थिक मंदी। तो फिर एक बार समाजवाद को प्रगति होनी थी, तो समाजवाद की प्रगति हुई, क्योंकि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो संकट में पड़ गया और पूंजीवाद का पूरा दावा खोखला नजर आने लगा कि बाजार का स्वयं का अनुशासन होता है, जो नहीं हो सका। बाजार बहुत ही अस्थिर और अनुशासनहीन दिखने लगी और पूरी आर्थिक प्रक्रिया में एक प्रकार का व्यवधान आ गया। जो एडम स्मिथ से लेकर डेविड रिकार्डो और जॉन मार्शल तक जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जेबी शे, कि भाई बाजार की शक्तियां जब पर अगर आप अर्थव्यवस्था को छोड़ देंगे तो ज्यादा तर्कसंगत समाधान निकलेगा, तो ऐसे सारे दावे खोखले नजर आने लगे। तो परिणाम यह हुआ कि अब ऐसी स्थिति में चूंकि सोवियत रूस एकमात्र देश था जो विश्व आर्थिक मंदी की चपेट से बचा रहा था। क्यों बचा रहा था? वो कारण भी आप देख रहे हैं। तो जाहिर है कि वैश्विक स्तर पर समाजवाद के प्रति या साम्यवादी व्यवस्था के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ गया। तो पूंजीवाद ने अपने आप को बचाने के लिए दो प्रकार की प्रतिक्रिया दिखाई। एक प्रकार की प्रतिक्रिया थी रचनात्मक प्रतिक्रिया, जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं पिछले क्लास में, और रचनात्मक प्रतिक्रिया का एक रूप आपको केन्सियन अर्थशास्त्र के रूप में देखने को मिलता है और रचनात्मक प्रक्रिया का दूसरा रूप आपको न्यू डील पॉलिसी के रूप में देखने को मिलता है, जो अमेरिकी प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने जिस पद्धति को लागू किया था, और वो कहीं ना कहीं जाने अनजाने या सायास प्रयास से जो कुछ भी हो, वह कहीं ना कहीं जॉन मेनार्ड केन्स की, जिसको आप केनेसियन अर्थशास्त्र कहते हो, उसके मॉडल से प्रेरित था। तो खैर, आपने रचनात्मक प्रतिक्रिया देखी, अब मैं आपको विध्वंसात्मक प्रतिक्रिया दिखाना चाहता हूँ। तो लेकिन यहाँ पर इससे पहले फिर एक बार एक डायग्राम आपको दे दिया गया है कि पेरिस शांति सम्मेलन के बाद जापान, इटली का असंतोष, पराजित पक्ष का दमन, वाशिंगटन नौसैनिक सम्मेलन के बीच आक्रोश, जर्मनी के साथ बहुत कठोर व्यवहार और यहाँ पर फांसीवाद और नाजी, इधर 14 सूत्री कार्यक्रम के साथ विश्वासघात, सामूहिक शांति भंग, राष्ट्रतंत्र की विफलता, ये सब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई चीजें। ये मुद्दे भी फांसीवाद की तरफ हैं। विश्व आर्थिक मंदी, द्वितीय संकट, फिर ये ऊपर होना चाहिए था साम्यवादी क्रांति, ये होना चाहिए था ऊपर, जिसे आप साम्यवादी क्रांति कहते हो, ये ऊपर होना चाहिए था। तो क्या है? और ये नीचे, थोड़ा ऊपर नीचे का आप देख लेना। 1917 की साम्यवादी क्रांति और विश्व आर्थिक मंदी, जिसको द्वितीय संकट है। तो ये प्रथम संकट है, फिर रूसी क्रांति है, एक प्रथम संकट है, द्वितीय संकट। तो फिर इसकी प्रतिक्रिया में भी फांसीवाद और नाजीवाद का विकास हुआ। मैं भी आप इसको एक दूसरे डायग्राम से मैं इसको बदल देता हूँ। पूंजीवाद का संकट, पूंजीवाद का संकट। प्रथम बड़ा संकट, प्रथम बड़ा संकट, प्रथम विश्व युद्ध, मतलब प्रथम विश्व युद्ध को हम लोग प्रथम बड़ा संकट माने। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम बड़ा संकट, प्रथम विश्व युद्ध 1914 और 14 to 18। इसमें आप देखोगे समाजवाद की प्रगति, इसको ऐसे करना। सोवियत रूस में प्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना। सोवियत रूस में प्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना। अब यहाँ पर आपको यह देखना है कि जब प्रथम बड़ा संकट यानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 to 18 के बीच घटित हुआ, तो इसका स्वाभाविक परिणाम आपको देखने को मिलता है, वह है सोवियत रूस में प्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना। इट वाज द फर्स्ट कम्युनिस्ट फाउंडेशन ऑफ ए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। ये साम्यवादी क्रांति नहीं, साम्यवादी क्रांति की सफलता है। दुनिया की पहली साम्यवादी सरकार सोवियत रूस में स्थापित। दूसरा बड़ा संकट, विश्व आर्थिक मंदी। दूसरा बड़ा संकट विश्व आर्थिक मंदी 1929-30।
दूसरा बड़ा संकट विश्व आर्थिक मंदी 1929-30, और इसमें आप फिर लिखेंगे कि समाजवादी आर्थिक मॉडल, समाजवादी आर्थिक मॉडल की ओर बढ़ता आकर्षण, समाजवादी आर्थिक मॉडल की ओर बढ़ता आकर्षण। दूसरा बड़ा संकट है वो विश्व आर्थिक मंदी 1929-30, और फिर इधर समाजवादी आर्थिक मॉडल की ओर बढ़ता हुआ आकर्षण। तो यह बताया जा रहा है कि जो दूसरा बड़ा संकट है वो विश्व आर्थिक मंदी है, और जब विश्व आर्थिक मंदी घटित हुई तो उसने समाजवादी अर्थव्यवस्था की कमजोरियों का पर्दाफाश कर दिया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कमजोरियों को पर्दाफाश कर दिया। उस समय आर्थिक आयोजन के मॉडल पर आधारित सोवियत रूस की समाजवादी व्यवस्था सतत प्रगतिशील करती चली गई। दुनिया के देश इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अब पूंजीवाद की अग्नि परीक्षा है, पूंजीवाद अपने आप को बचा रहा है, तो कैसे बचा रहा है वही आप लोग देख रहे हो। तो इधर रूसी क्रांति के बाद आप पहले इसको देखें, ये यहाँ, तो मैं इसको यहाँ एरो लगाता हूँ, यही एरो आप यहाँ पर, उस एरो को सीधा लेते हुए आप आगे बढ़ोगे। तो हम ऐसा करते हैं, और ये दोनों के विरुद्ध पूंजीवाद की रचनात्मक प्रतिक्रिया, पूंजीवाद की रचनात्मक प्रतिक्रिया, पूंजीवाद की रचनात्मक प्रतिक्रिया। तो इसमें आप दो देख रहे हो, केनेशियन अर्थशास्त्र, केनेशियन अर्थशास्त्र का विकास, केनेशियन अर्थशास्त्र का विकास, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की न्यू डील नीति, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की न्यू डील नीति, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की न्यू डील नीति। पूंजीवाद की रचनात्मक प्रतिक्रिया, हियर यू कैन से केनेशियन अर्थशास्त्र का विकास, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की न्यू डील नीति। ओके, दिस वन एंड सेकेंड वन, पूंजीवाद की विध्वंसात्मक प्रतिक्रिया, पूंजीवाद की विध्वंसात्मक प्रतिक्रिया, पूंजीवाद की विध्वंसात्मक प्रतिक्रिया, पूंजीवाद की विध्वंसात्मक प्रतिक्रिया। और विध्वंसात्मक प्रतिक्रिया में आप देखेंगे फासीवाद। अब यहाँ पर शब्द नाजीवाद भी, नाजीवाद शब्द जर्मनी के लिए और फासीवाद इटली के लिए आता है, लेकिन फासीवाद एक बृहत्तर शब्द है, जैसे समाजवाद एक बृहत्तर शब्द है, बृहत्तर अवधारणा है। इस बृहत्तर अवधारणा के अंतर्गत ही साम्यवाद भी आ जाता है। समाजवाद एक बृहत्तर अवधारणा है, उसी के अंतर्गत साम्यवाद भी आ जाता है, कम्युनिज्म भी आ जाती है। उसी प्रकार से फासीवाद एक बृहत्तर अवधारणा और उसी के अंतर्गत नाजीवाद भी आ जाता है, लेकिन कहने के लिए हम लोग शब्द का प्रयोग कर देते हैं फासीवाद। अब देखिए, आपके मन में जिज्ञासा यह होगी कि भाई अब तक तो हमने विश्व आर्थिक मंदी के विरुद्ध रचनात्मक और विध्वंसात्मक प्रतिक्रिया बताई थी, और रचनात्मक प्रतिक्रिया में केनेशियन अर्थशास्त्र है और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की न्यू डील नीति। तो आपके मन में जिज्ञासा होगी कि भाई सोवियत रूस में जो प्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई, तो क्या उसकी भी रचनात्मक प्रतिक्रिया केनेशियन अर्थशास्त्र और न्यू डील हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि सोवियत रूस में जो साम्यवादी क्रांति हुई, उसने अपने आप को मजदूरों का मसीहा घोषित करने का प्रयास किया, क्योंकि बहुत पहले से ही मार्क्सवाद का नारा था, दुनिया के मजदूरों एक। तो पहली बार सोवियत रूस ने एडवर्टाइज किया, प्रचार किया, यह मजदूरों की सरकार है, मजदूरों के हित में काम करेगी, इसमें निजी पूंजीपतियों के लिए कोई जगह नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि पूंजीवाद के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी, कितना बड़ा खतरा था। आगे पूंजीवाद के लिए अस्तित्व का संकट उपस्थित हो सकता था। तो जो पुराना वाला पूंजीवाद था वह केवल ग्रोथ और ग्रोथ की बात करता था। ग्रोथ यानी उत्पादन, लाभ, मुनाफा, ग्रोथ यानी प्रोडक्शन, ग्रोथ, प्रॉफिट, यही उसका स्लोगन था। तो उससे मजदूर तो आकर्षित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मजदूर का तो हक मार रहे हैं। केनेशियन अर्थशास्त्र ऐसा नहीं कि कोई वह हृदय परिवर्तन हो गया पूंजीपतियों का और केनेशियन अर्थशास्त्र मजदूरों का मसीहा बनकर आया, लेकिन मजदूरों को क्रांति के पथ से हटाना भी तो एक उद्देश्य है। क्योंकि अगर सरकार स्वयं व्यय करने के लिए आगे आएगी, फिस्कल डेफिसिट की चिंता नहीं करनी, जिसको कहते हो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, सरकार उसमें एक बड़ा रोल प्ले करेगी, नेशनल इकोनॉमी आएगा जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगा, लोगों को रोजगार देगा, वेलफेयर काम करेगा। तो यहाँ तो आम क्यों गुठलियों के दाम होने हैं, गरीबों का सुनो तुम्हारी सुनेगा। एक तरफ तुम निर्धन लोगों को परचेजिंग पावर दे रहे हैं, उनको जीने का आधार दे रहे हैं, दूसरी तरफ वही निर्धन लोग तुम्हारे बाजार के रूप में काम कर रहे हैं। तो आखिर मंदी जैसी चीज से आप बचा सकोगे? तो एक पंथ दुई काज, एक ही पंथ है, लेकिन इसके दो, इसका परिणाम सामने आ रहा है। तो यह तो सोवियत रूस की क्रांति के अगेंस्ट में एंटीडोट के रूप में उसका इस्तेमाल किया गया। डी रूजवेल्ट की न्यू डील क्या है? वही तो वेलफेयर वर्क, मजदूरों को रोजगार देना, जो
बेरोजगार लोग हैं, उनको सब्सिडीज़ देना, किसानों को सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना, उन लोगों को हेल्थ केयर से लेकर हर कुछ। तो ये सब कुछ ये सुविधाएँ जो राज्य दे रही हैं, इसके तो 2 फ़ायदे हो रहे हैं। एक तो बाज़ार का विकास हो रहा है और दूसरा श्रमिक क्रांति के रास्ते से दूर हटते चले जाएँगे। तो कुल मिलाकर यह तो सोवियत रूस की क्रांति और इधर पूंजीवाद का संकट जिसको बोलते हो आप, आर्थिक मंदी, दोनों के लिए यह दोनों इक्वली उपयोगी सोवियत रूस की क्रांति की वजह से। और फांसीवाद भी दोनों की वजह से, क्योंकि सोवियत रूस की क्रांति जब हुई और वो मजदूरों की सरकार का जब एडवर्टाइजमेंट हुआ, तब तो दुनिया में चारों तरफ मजदूर बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए, पूंजीपतियों को संकट नजर आने लगे। तो ऐसी स्थिति में फांसीवाद पूंजीपतियों को आश्वासन दे रहा था कि हम समाजवाद अथवा साम्यवाद को दबा देंगे और हम तुम्हारी निजी संपत्ति को बचा कर रखेंगे, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी, आप समझ सकते हो कि अगर समाजवादी व्यवस्था विश्व में सफल हो जाती तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का तो विनाश हो जाए। आप इसको देखिए, तो यह विध्वंसात्मक प्रतिक्रिया भी दोनों के लिए है और रचनात्मक प्रतिक्रिया भी दोनों के लिए है। तो मेरे विचार से अगर यह अवधारणा आप देखिए, मेरा प्रयास यह है, आप धीरे-धीरे एलिमेंट्री रीडिंग से आप एनालिटिकल रीडिंग की तरफ बढ़ें। मतलब चीज़ों को, ये कारण है, ये परिणाम है, इन चीज़ों से उबर कर जब आप विभिन्न टॉपिक को आपस में जोड़ पाओगे, तब भी यूपीएससी को क्रैक करना आपके लिए आसान होगा, या स्टेट सर्विस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्योंकि आपको स्मरण रखने में सहूलियत है। जब ये सब चीज़ें आपको स्मरण इसलिए रहेगी कि आप याद करोगे, अच्छा रूसी क्रांति हुई, तो पूंजीवाद की क्या प्रतिक्रिया हुई, 1929 की आर्थिक मंदी हुई, आर्थिक मंदी में एग्जैक्ट क्या हुआ, थोड़ा सा अगर आपको क्लासिकल अर्थशास्त्र की चीज़ें याद आ जाएंगी तो क्लासिकल अर्थशास्त्र की कमजोरी याद आ जाएगी। फिर मंदी आएगी तो बाजार क्रैश कर जाएगा, डिमांड क्रैश कर जाएगा। उस क्रैश डिमांड को केनेसियन अर्थशास्त्र नई जान कैसे डालेगा। फिर आगे मैं आपको बताऊंगा, जो आपके सिलेबस का नहीं पार्ट होगा, लेकिन मैंने सोचा है कि 2 क्लासेस जो मैंने आपको स्टडी में भी लास्ट में दिया है, तो 2 क्लासेस में ऐसा लूँ कि आपको कंटेम्पररी से जोड़ दूँ। तो मैं केनेसियन अर्थशास्त्र में क्या संकट आया, वो केनेसियन अर्थशास्त्र के संकट भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा, तो वो चीज़ें आपके समक्ष होंगी। अब सब सत्तावाद, क्योंकि देखो, अब फांसीवाद और नाजीवाद की जो आप बात करते हो, उससे पहले आप सर्वसत्तावाद, सर्वसत्तावाद, तो अगर मोटे तौर पर कहोगे तो एक पार्टी अथवा अल्पसंख्यक समूह के द्वारा, अल्पसंख्यक समूह के द्वारा, एक पार्टी अथवा अल्पसंख्यक समूह के द्वारा समस्त सत्ता पर कब्जा कर लिया जाना, अथवा अल्पसंख्यक समूह के द्वारा समस्त सत्ता पर कब्जा कर लिया जाना। किसके बल पर? तो शक्ति एवं धमकी के बल पर, शक्ति एवं धमकी के बल पर। मतलब ये शक्ति और धमकी के बल पर समस्त सत्ता पर यह कब्जा कर लेगा, समस्त सत्ता पर यह खुद कब्जा कर लेगा। किसके बल पर? तो शक्ति और धमकी के बल पर। अब यहाँ पर देखिए, यह देखना है कि सर्वसत्तावाद, हिंदी में एक शब्द आता है सर्वसत्तावाद, इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है टोटलिटेरियनिज्म। तो दिस इज कैरेक्टराइज्ड एज टोटलिटेरियनिज्म, इसको टोटलिटेरियनिज्म के नाम से जाना जाता है। अब देखो, मैं इस टोटलिटेरियनिज्म शब्द को थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा। जब सरकार एक अल्पसंख्यक समूह या पार्टी समस्त शक्ति अपने हाथों में संचित करे, तो इसके उपकरण क्या है? तो इसका एक है तकनीकी उपकरण, क्योंकि अगर मैं यही कहूँ कि क्या औद्योगिक क्रांति से पहले कोई भी सरकार सर्वसत्तावादी हो सकती थी, तो नहीं। वो उपकरण कहाँ से आते? आपको उसके लिए मीडिया चाहिए। मीडिया आज की तरह इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया तो उस समय नहीं, प्रिंट मीडिया तो थी, रेडियो था। फिर आपको देखोगे तो यातायात और संचार के अद्भुत साधन हुए। पहले तो ट्रेन हुई, ऑटोमोबाइल और प्लस एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट। ये जो नए नए उपकरण आए, तो इसका मतलब है कोई सरकार अपनी सेना को तेजी से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भेज सकती थी, अपनी पकड़ को बेहतर बना सकती थी, टेलीग्राफ के माध्यम से तीव्रता से सूचना दे सकती थी, रेडियो के माध्यम से लोगों को संबोधित कर सकती थी, मीडिया पर नियंत्रण स्थापित कर सकती थी, प्रिंट मीडिया भी काफी डेवलप हो चुका था। तो ये सब जब तक ये नए उपकरण नहीं आते, तब तक सर्वसत्तावादी सरकार स्थापित नहीं होती। सर्वसत्तावादी का मतलब है कि सरकार ऊपर से नीचे तक शक्ति का रेजिमेंट कर सके, मतलब शक्ति का एक विभिन्न स्तर बनाकर ऊपर सरकार शक्ति का केंद्रीय करे, इसको सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के लिए बहुत आवश्यक था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आए। अगर जब तक अत्याधुनिक तकनीकी नहीं आती, वो सेंट्रलाइजेशन संभव नहीं है। दूसरी बात है विचारधारा। विचारधारा इसका आधार तैयार कर रहा है राष्ट्रवाद और समाजवाद से। राष्ट्र समाजवाद विश्व क्रांति की बात जो भी कर रहा है, लेकिन एक सच्चाई तो यह है, यह समाजवाद भले ही विश्व क्रांति की बात कर रहा हो, लेकिन सोवियत रूस में तो इसने राष्ट्रवाद के साथ ही समझौता कर लिया और एक राष्ट्र की शक्ति को ही बढ़ाने लगा। तो राष्ट्रवाद वैसे भी शक्ति की बात कर रहा है बहुत ज्यादा, राष्ट्रवाद जैसी विचारधारा है, वो सरकार को अतिरिक्त शक्ति दे रही है। तो ये दोनों से प्रेरणा मिले सर्वसत्तावाद। लेकिन यहाँ पर आपको यह मिलेगा कि भी राष्ट्रों के दो अलग अलग मॉडल को रेखांकित कर सकती है। आप जैसा मैं इधर आपको दिखाऊं,
कि सर्वसत्तावादी राष्ट्रों के दो अलग अलग मॉडल को रेखांकित कर सकते हैं। मतलब सर्वसत्तावाद का भी एक मॉडल नहीं, इसका एक दक्षिणपंथी मॉडल, दूसरा वामपंथी मॉडल। अब आप बताएं, क्या हमें एक बार फिर वामपंथ और दक्षिणपंथ आपको दक्षिणपंथ फिर आपको समझाना होगा, याद दिलाना होगा? फ्रांस की क्रांति याद करिए फ्रांस के विधानमंडल में एक समूह था, एक दल था जो विधानमंडल के दाएं भाग में बैठता था। जो दाएं भाग में बैठता वो कहलाया दक्षिणपंथी, जो बाएं भाग में बैठता वो कहलाता वामपंथी। तो दक्षिणपंथी और वामपंथी का विभाजन वहीं से आरंभ है, दैट इज नोन एज दक्षिणपंथी और वामपंथी। क्योंकि जो बाएं भाग में बैठते थे वो रेडिकल थे, उग्र परिवर्तन की बात करते थे, जैसे जैकोबियन और जुवेंटिस और जैकोबियन। और दक्षिणपंथी थे जो राजा के पक्षधर थे, जो परिवर्तन को रोकना चाहते थे। तो दक्षिणपंथी मॉडल कौन तैयार कर रहा है? तो दक्षिणपंथी मॉडल तैयार कर रहा है फासीवाद, इस नाजीवाद उसी का हिस्सा है। और वामपंथी मॉडल तैयार कर रहा है उसका स्टालिनवाद, क्योंकि स्टालिन ने किस प्रकार से एक दल के शासन को एक व्यक्ति के शासन में, एक व्यक्ति की तानाशाही में तब्दील किया था, मैं पीछे बता देता हूँ। ये दोनों सर्वसत्तावाद का मॉडल है। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है दक्षिणपंथी मॉडल का अनुकरण फासीवाद और नाजीवाद के द्वारा किया गया। ये नाजीवाद इसी के अंतर्गत, लेकिन हाँ, बोलने के क्रम में आपको स्टूडेंट्स को कोई असुविधा ना हो, उन्हें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम फासीवाद और नाजीवाद दोनों शब्द का अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं। वैसे नाजीवाद भी फासीवाद का हिस्सा है। तो फासीवाद और नाजीवाद के द्वारा किया गया, जबकि वामपंथी मॉडल का अनुकरण सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार के द्वारा स्टालिन के नेतृत्व में किया गया। जबकि जो वामपंथी मॉडल है उसका अनुकरण सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार के द्वारा स्टालिन के नेतृत्व में किया गया। तो दिस इज द सेकंड। फासीवादी राष्ट्रवाद और फासीवादी सरकारें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में प्रकट हुई, फिर भी उनके बीच कुछ समानताएं थी। फासीवाद की सामान्य विशेषताएं इस प्रकार फॉर्म कर देता हूँ। एक बात बहुत पहले 89 में 1989 उसमें एक प्रश्न शॉर्ट नोट में ऑप्शनल में पूछा था। तब शॉर्ट नोट 200 वर्ड्स के हुआ करते थे और लॉन्ग क्वेश्चन 600 वर्ड्स के, 600 शब्दों के। तो अब तो वो बात बदल चुकी है। अब तो 200 शब्दों के लघु निबंध की तरह प्रश्न होते हैं और 600 शब्दों के आपके 600 वर्ड्स के लॉन्ग क्वेश्चन तब हुआ करते थे। अब तो 200 वर्ड्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और 150 वर्ड्स के आपके लघु निबंध होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो मैं एक प्रश्न आपको फॉर्म करके दे देता हूँ। इसका आंसर आपको यही मिल जाएगा, इसका उत्तर आपको यही मिल जाएगा, उसके लिए आपको कहीं खोजना नहीं है। जैसे प्रश्न यह है, देश काल की परिस्थितियों के अनुकूल, देश काल की परिस्थितियों के अनुकूल, देश काल की परिस्थितियों के अनुकूल, परिस्थितियों के अनुकूल, देश काल की परिस्थितियों के अनुकूल, अनुकूल फाशीवादी सरकारों का, फासीवादी सरकारों का अलग अलग रूप हो सकता है। फासीवादी सरकारों का अलग अलग रूप हो सकता है, अलग अलग रूप हो सकता है, रूप हो सकता है, परंतु परंतु उसकी कुछ बातों में, परंतु उनकी कुछ बातों में, उनकी कुछ बातों में समानता होती है, समानता होती है, समानता होती है। परीक्षण कीजिए, परीक्षण। देखो आज भी अगर आज के पॉलिटिक्स के परिप्रेक्ष्य में देखो तो आपने देखा होगा स्पेन में वो ब्राजील में वो सिनेरियो है, या फिर आप देखते हो ट्रम्प यूएसए से गए, लेकिन अब आपने रेसेप एर्डोगन, तय्यिप एर्डोगन जो तुर्की के हेड हैं, जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट बने, तो उनको आप काउंट कर लीजिए, या फिर व्लादिमीर पुतिन सोवियत रूस का। तो आप देखेंगे कि दक्षिणपंथी सरकारों का वर्ल्ड स्केल पर अभिव्यक्ति है, उनमें देश काल की परिस्थिति के अनुसार अलग अलग, परंतु उनकी कुछ बातों में समान है। तो ये बात उस समय कही जा रही है 20वीं सदी के परिप्रेक्ष्य में, तो जो और वह कहीं ना कहीं उसका सूत्र 21वीं सदी तक आ जाता है। कि देखो फासीवाद एक ऐसा मॉडल है, उसका कोई निश्चित मॉडल नहीं है। मैं आपको बताऊंगा इटली का फासीवाद और जर्मनी के नाजीवाद में भी थोड़ा सा आपको फर्क नजर आएगा, लेकिन है दोनों फासीवादी। स्पेन में फिर एक फासीवादी सरकार स्थापित होगी उसी समय, जो इटली और जर्मनी के समकालीन होगी, जनरल फ्रैंको के अधीन, तो उसका भी थोड़ी सी अभिव्यक्ति अलग होगी। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इसके अलग अलग मॉडल हो सकते हैं, परंतु इनकी कुछ बातों में समानता होगी। यस, फासीवादी राष्ट्रवाद और फासीवादी सरकारें अलग अलग क्षेत्रों में प्रकट हुई, फिर भी उनके बीच समानताएं थी और फासीवाद की सामान्य विशेषताएं इस प्रकार। अब परीक्षण कीजिए, ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लेंगे और आपको कुछ नहीं करना है, यही बिंदु आप टटोल लीजिए, आप पॉइंट्स बना लीजिए, एक एक पंक्ति में उसको आसपास कर लीजिए, तो भी आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए, किसी एक दल या एक व्यक्ति के अधीन सरकार, मतलब आप इसको दलीय शासन शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। मतलब ये दलीय शासन अथवा व्यक्ति की तानाशाही, ये दोनों इसमें आता है। व्यक्ति की तानाशाही, शासन अथवा व्यक्ति की तानाशाही। अब परंपरा एवं यथास्थितिवाद पर बल, कभी स्वदेशी की बात करेंगे, कभी किसी चीज की, तो परंपरा और यथास्थितिवाद पर बल देंगे, क्योंकि इनकी ताकत परिवर्तन को सीमित रखना है।
अगर बहुत तीव्र परिवर्तन होगा तो फांसीवादी सरकार टिक नहीं पाएगी, हमेशा धर्म को कभी अपील करेगी, कभी परंपरा को अपील करेगी, लोगों की आस्था को अपील करेगी। तो यह एक बड़ा ही कॉमन फिनोमेना होता है जिसको आप कहते हो फासिस्ट गवर्नमेंट। आर्थिक आत्मनिर्भरता पर बल, मतलब वह दुनिया से कटना चाहेगा और लोगों को कहेगा कि हम स्वावलंबी बनो। तो एक स्वावलंबी शब्द भी कहीं ना कहीं फांसीवादी विचारधारा से, ये देखो कंपलसरी नहीं है, मैंने पहले ही क्या कहा कि जिस काल की परिस्थिति के अनुसार थोड़ा सा तो फर्क आता है, लेकिन जो स्वावलंबन है या स्वावलंबी अर्थव्यवस्था बनाओ, स्वावलंबी रहो आर्थिक मामले में, तो कहीं ना कहीं फांसीवाद का स्लोगन बन जाता है। अब यह वर्ग समन्वय पर बल देगा, वर्ग समन्वय की जगह किस पर बल देगा, वर्ग समन्वय पर बल देगा। और क्योंकि वर्ग संघर्ष अगर होगा तो फिर फांसीवादी सरकार टिक नहीं पाएगी। यह बात मैं आगे आपको बताऊंगा। फांसीवादी सरकार पूंजीवादियों के सहयोग पर टिकी होती है, और पूंजीवादियों का पहला मोटो यह होता है किसी प्रकार से वर्ग संघर्ष होती है, क्योंकि अगर वर्ग संघर्ष होगा तब तो फिर यह सरकार टिक ही नहीं पाएगी। नेक्स्ट वन, आक्रामक विदेश नीति को बढ़ावा देना। आक्रामक विदेश नीति को बढ़ावा देना, क्योंकि देखो यह अगर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बनाए रखने की बात करेगा तो घरेलू राजनीति में टिक नहीं पाएगा। इस सरकार की मजबूरी होगी कि विदेश नीति में आक्रामक रुख अपनाए, क्योंकि अगर इसे विदेश नीति में आक्रामक रुख अपनाएगा तभी इसे घरेलू राजनीति में स्वीकृति मिलेगी। आप देखें ना, मुसोलिनी या हिटलर तो सत्ता में यही एजेंडा के साथ आया था कि हम वर्साई की संधि को, हम पेरिस शांति सम्मेलन के प्रावधानों को तार तार कर देंगे, हम जर्मनी की महानता स्थापित करेंगे, हम इटली की महानता स्थापित करेंगे। मुसोलिनी वादा करता है कि एड्रियाटिक क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार, इटली का विस्तार करेंगे और अफ्रीका में एक बड़ा साम्राज्य बनाएंगे। एड्रियाटिक क्षेत्र में हम विस्तार करके जो इटली के एकीकरण का अधूरा एजेंडा है उसे हम पूरा करेंगे। उसका यह कहना था कि इटली का एकीकरण का एजेंडा अभी भी अधूरा है जिसे हम पूरा करेंगे। तो वह उसका इस प्रकार का दावा है, और ऐसा यह इसलिए करता है कि अगर ऐसा वो नहीं करेगा तो फिर उसको अपने देश में उसकी सरकार टिक नहीं पाएगी, उसकी सरकार गिर जाएगी। वो एक तरह से शेर की सवारी पर चढ़ी हुई सरकार होती है जिसकी सफलता ही उसके उग्र और आक्रामक नीति में निहित होती है। नेक्स्ट उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों एवं वामपंथी विचारों का विरोध करना। अब वह लोकतांत्रिक मूल्यों का ही विरोध करेगा और साथ ही वामपंथी विचार का, मतलब उसमें लोकतांत्रिक मूल्य और वामपंथी विचार दोनों का विरोध शामिल है, क्योंकि प्रजातंत्र उसको सूट नहीं करता, वो प्रजातंत्र को पसंद नहीं करता। और फिर भीड़ के मनोविज्ञान से लाभ उठाना, मतलब उसको कहते हैं मॉब साइकोलॉजी। अब जब ऐसा ओजस्वी भाषण देकर कहा जाता है, कभी आप हिटलर और मुसोलिनी का स्पीच सुनोगे, यू बी सरप्राइज। जो हिटलर और मुसोलिनी का स्पीच है वो मुर्दे में जान डाल देगा। मतलब इतना ओजस्वी भाषण देता था कि एक सोए हुई भीड़ को जगा देगा और राष्ट्रवाद उसके शरीर में संचालित कर देगा। ऐसे जो नेता होते हैं बड़े खतरनाक डेमोक्रेटिक बॉक्स होते हैं वर्ल्ड के, और उनकी जो स्पीच होती है वो दुनिया में एक तरह का विध्वंस लाती है। तो यह भी एक फांसीवाद का स्वाभाविक लक्षण होता है, भीड़ मनोविज्ञान से लाभ उठाना। इटली में फांसीवाद की उदय की हम चर्चा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट आपको हमने दिए हैं, और उस 7 पॉइंट्स के आधार पर उस क्वेश्चन का आंसर लिखना। ओके, तो दिक्कत नहीं है, तो पीपीटी आपके पास जाएगा भी। और अब मैं आपको फांसीवाद इटली जर्मनी में हम देखें। आपने जर्मनी और इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ा था, तो क्या देखा कि इटली में एकीकरण की प्रक्रिया 1 दशक पूर्व आरंभ हुई और जर्मनी में एकीकरण की प्रक्रिया 1 दशक बाद आरंभ हुई। उसी प्रकार से फांसीवाद भी आपको आश्चर्य होगा कि इटली में फांसीवादी सरकार 1 दशक पूर्व स्थापित हो गई और जर्मनी में फांसीवादी यानी नाजीवादी जिसको आप कहते हो वह सरकार 1 दशक बाद आरंभ हुई। अब देखो, अगर मैं चाहूँ तुम्हारे तथ्यों को बढ़ा सकता हूँ, बहुत बड़ा पुलिंदा दे सकता हूँ फांसीवाद, नाजीवाद और सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर, लेकिन मैं जानता हूँ एक स्टूडेंट के रूप में आपका लिमिटेशन। अब देखो, आपको जीएस पार्ट करना है, ऑप्शनल पार्ट नहीं करना है। जनरल स्टडीज का पार्ट करना है, विश्व इतिहास है जिसे आपका पहले से परिचय नहीं है, तो इसमें आपकी ताकत ज्यादा तथ्यों को बटोरना नहीं होगी, कम से कम तथ्यों को रखना, अधिक से अधिक विश्लेषण को समझना, ताकि और लंबवत अध्ययन के बजाय क्षैतिज अध्ययन पर ज्यादा बल देना, क्योंकि आपके यूपीएससी के क्वेश्चन काफी क्रिटिकल होंगे। और स्टेट सर्विसेज के क्वेश्चन जो आपका मैं यूपीपीसीएस वगैरह में देख रहा हूँ, उसमें आपका क्वेश्चन कई बार वर्ल्ड हिस्ट्री का स्टेट रिपीट होते हैं, क्योंकि अभी उनको यूपीएससी के पैटर्न पर क्वेश्चन फॉर्म करना आता नहीं, तो पूछेंगे फांसीवाद के उद्भव का कारण बताइए। तो आप दोनों तरह के क्वेश्चन को इसे इंटरटेन कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि फांसीवाद के उद्भव का कारण ही आपसे पूछेंगे कि आप समझ के आधार पर एग्जाम्पल में याद करें, क्योंकि आप बताओ कि आप फर्स्ट पेपर जीएस पेपर देने जा रहे हो, सोचो आपका 3 खंड से, एक है आपको हिस्ट्री, हिस्ट्री में आपका पूरा हिस्ट्री आ जाता है, आपका कल्चर पार्ट, मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट और वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट, विश्व इतिहास, संस्कृति, आधुनिक भारत और विश्व इतिहास। अब उसके बाद आपको ज्योग्राफी का पार्ट आता है, भूगोल, जिसमें आपको इकोनॉमिक, फिजिकल, हर तरह के से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं। फिर आपका आता है इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज। तो जब ये तीनों आपके सामने 3 खंड होते हैं और पूरे हिस्ट्री का खंड होता है और वह आपका ऑप्शन नहीं है, आप रिकॉल कैसे करोगे? मेरी मुख्य चिंता हुआ होती है, इसलिए जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ बस उस फार्मूला का पालन करो। अब यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, कुछ कॉमन पॉइंट्स और जिनको हमें अलग अलग दिखाना होगा, क्योंकि थोड़ा सा इटली में जो उद्भव हुआ है उसका 1-2 पॉइंट्स अलग देना होगा, जर्मनी में उद्भव हुआ उसका पॉइंट, हालांकि कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर आपको कुछ कॉमन बातें रहेंगी दोनों, लेकिन जो आप कह सकते हो जो स्पेसिफिक इवेंट है इटली से जुड़ा हुआ, जो एक विशिष्ट घटना है, वह घटना और जर्मनी से जुड़ी हुई जो विशिष्ट घटना होगी, तो दोनों घटनाएं पूरी अलग अलग होगी, वहाँ तो हम उसको टॉलरेट कर लेंगे। उसके बाद आपका आता है उसकी नेचर, यानी दोनों में जो सरकारें स्थापित हुई और फिर सरकार को रेजिमेंट करने के लिए, मतलब सरकार पर कब्जा करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए इटली और जर्मनी की सरकार ने किस तरह की फार्मूला अपनाई, मतलब हिटलर और मुसोलिनी और हिटलर ने। तो उसमें हम कॉमन पॉइंट कुछ आपको दे देते हैं कि आप कोई भी एग्जाम में जाए तो उतना याद करके देते हैं। फिर फॉरेन पॉलिसी में विशेषकर यहाँ पर
मुसोलिनी की फॉरेन पॉलिसी की हल्की सी चर्चा कर हिटलर की विदेश नीति पर विशेष रूप में चर्चा कर देते हैं ताकि कोई सीधा हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़ जाए। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध का कारण केवल मुसोलिनी और हिटलर की आक्रामक नीतियां ही नहीं, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण उन दोनों की आक्रामक नीतियों के अलावा और भी कारण है। वह भी मैं साथ ही साथ दे देता हूँ कि आप स्मूथली पहले सेकंड वर्ल्ड वॉर का कवर करिए। अब आज हम सेकंड वर्ल्ड वॉर से आपके लेक्चर को आगे नहीं बढ़ाएंगे, वहीं पर हम रुकेंगे, क्योंकि हम फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर हमें दूसरे डायरेक्शन में बढ़ना होगा एक अलग डायग्राम के साथ। हो सकता है क्लास आपको छोटा भी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो हम देखते हैं कितना तक जाता है। बात इटली इटली मुसोलिनी मुसोलिनी के अंतर्गत मुसोलिनी के अंतर्गत अंतर्गत फांसीवादी सरकार की स्थापना अब ये गवर्नमेंट स्थापित हुई 1922 में। यहाँ जर्मनी हिटलर के अंतर्गत नाजी सरकार की स्थापना, ये भी फांसीवाद कही गई, नाजी सरकार की स्थापना, हिटलर के अंतर्गत नाजी सरकार की स्थापना है 1933। तो हिटलर के अंतर्गत जो नाजी सरकार की स्थापना होगी, ये सरकार की स्थापना कब होगी? तो 1933 में। हिटलर के अंतर्गत नाजी सरकार की स्थापना 1933 में होगी और इटली में मुसोलिनी के अंतर्गत फांसीवादी सरकार की स्थापना 1922 में, तो एक दशक पूर्व। अब देखो, अब मान लो परीक्षा वन में आप जाते हो, अगर इटली में फांसीवाद सरकार की स्थापना, जर्मनी में नाजीवाद सरकार की स्थापना, और जब इन सरकारों के बारे में थोड़ा सा अगर हम इसको रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर इस पर हम चर्चा या बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमें यह ध्यान देना होता है कि आखिर मुसोलिनी के अंतर्गत जो फांसीवादी सरकार की स्थापना हुई और हिटलर के अंतर्गत क्या उसमें कुछ कॉमन पॉइंट्स निकल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकते हैं। जैसे एक तो आप पेरिस शांति सम्मेलन को ही कॉमन पॉइंट बना लें। पेरिस शांति सम्मेलन में अगर आपको याद होगा तो वर्साई की संधि में जर्मनी के साथ, उससे पहले सेंट जर्मेन की संधि, एक संधि मैंने आपको सेंट जर्मेन की संधि बताया था, ये सेंट जर्मेन की संधि किया गया था ऑस्ट्रिया के साथ। अब आप कहेंगे इटली को इसमें क्या कष्ट था, क्योंकि इटली तो आखिर विजेता दल में था। आपको याद होगा कि कभी यह एक सेंट्रल पावर, आप कह सकते हो कि जर्मन मिलिट्री ब्लॉक का मेंबर रहा था इटली, लेकिन वह वॉर से बाहर आ गया था, मतलब वॉर में नहीं शामिल हुआ। और बाद में रोम की गुप्त संधि के आधार पर, लंदन की संधि के आधार पर वह एलाइड पावर्स के साथ, उसको मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध में शामिल हुआ। क्यों? क्योंकि उसे आश्वासन दिया गया था कि एड्रियाटिक क्षेत्र में आपको पर्याप्त भूभाग मिलेगा। तो पेरिस शांति सम्मेलन में जो सेंट जर्मेन की संधि जो ऑस्ट्रिया के साथ की गई थी, उसमें इटली को बहुत कुछ मिलने वाला था, लेकिन इटली को जो भी कुछ मिला वो बहुत अपर्याप्त था उसके अनुसार। इतना तक कि इटली का जो प्राइम मिनिस्टर ओरलैंडो था, उसने इस संधि को, आप कह सकते हो इस सेंट जर्मेन की संधि का बहिष्कार, पेरिस शांति सम्मेलन का बहिष्कार करके चला गया। तो एक तरफ से इटली में एक सेंस ऑफ ग्रीवांसेस है सेंट जर्मेन की संधि से। इसको लग रहा है कि हमने अपने 7 लाख जनसंख्या गवाए, हमने 70 इतने करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर किए, इतने संसाधन का व्यय किया, और हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ चिट हुआ, हमें दबा दिया गया, और ब्रिटेन और फ्रांस इस युद्ध का पूरा लाभ अपने पास कर लिया। तो जो सेंस ऑफ ग्रीवांस है वो यहाँ पर है। जर्मनी में वर्साई की संधि कितना अपमानजनक है, इसे आप वाकिफ हो ही चुके हो, बल्कि इस पर काम करते थे, और दोनों पेरिस शांति सम्मेलन से जुड़ी हुई घटना है। तो आप किसी भी एग्जाम हॉल में बैठे रहो, इतना तो आप याद कर लोगे उद्भव के कारण, ये तो कॉमन आपको याद रहेगा। अब चलो दूसरा मैं कॉमन पॉइंट देता हूँ कि पराजित सैनिक तत्व तुम्हें प्रतिशोध, सैनिक तत्वों में प्रतिशोध का भाव, पराजित सैनिक तत्वों में प्रतिशोध का भाव एवं अपनी प्रतिष्ठा को दोबारा प्राप्त करने की लालसा, या दोबारा स्थापित करने की लालसा, क्या? क्योंकि जब वॉर होता है तो एक पक्ष पराजित होता है, एक पक्ष विजयी होता है। हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के प्रथम विश्व युद्ध के समय आपको बताया, आपको याद होगा कि जर्मन सेना को समर्पण करना, हालांकि जर्मन सेना ने समर्पण नहीं किया था, उसने कहा सिविलियन गवर्नमेंट को आप समर्पण करिए, क्योंकि जर्मन सेना में इतना अभिमान का भाव था, जो घुटने टेकना उसे मंजूर था।
इतना तक कि जब सिविल अधिकारी ने और जब जर्मन सिविलियन गवर्नमेंट जो वाइबर गणतंत्र उसने जब सफेद झंडे दिखाकर जब युद्ध को समाप्त करने की घोषणा कर दी और उधर से भी जब युद्ध की समाप्ति की घोषणा आई, उसके बाद भी जर्मन सेना जो वापस लौट रही थी, तो लौटते उसने फ्रांस और बेल्जियम के अनेक खनन क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को नष्ट किया। इतना आक्रामक उसकी नीति थी। इटली में भी या बाकी क्षेत्रों में भी जो पराजित सैनिक थे, जो युद्ध मोर्चे पर अच्छे से नहीं अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सकते थे, जिनको देशी सरकारों के द्वारा जिन्हें इस बात के लिए दंडित किया गया था, तो उनके मन में एक शोध का भाव था कि एक बार हमें और भी अपने जौहर दर्शाने का अवसर मिला। तो ऐसे तत्व इटली में भी, जर्मनी में भी थे, बल्कि संपूर्ण यूरोप में थे, जो चाहते थे कि उग्र राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन देना चाहिए। ये थोड़ा आपके लिए जटिल बिंदु हो गया, मैं महसूस करता हूँ, लेकिन उसे फिर एक सरल बिंदु आपको दे रहा हूँ पॉइंट नंबर। यह है 1917 की बोल्शेविक सरकार के विरुद्ध प्रतिक्रिया, या आप अगर 1917 की रूसी क्रांति का प्रभाव भी बोल दोगे तो अभी वही है। 1917 की बोल्शेविक सरकार के विरुद्ध प्रतिक्रिया, 1917 की बोल्शेविक सरकार के विरुद्ध प्रतिक्रिया। अब यहाँ पर मैं 1917 के बोल्शेविक सरकार के विरुद्ध प्रतिक्रिया को एक पॉइंट क्यों बना, क्योंकि जब पहली साम्यवादी सरकार स्थापित हुई तो पूंजीपति डर गए, जमींदार वर्ग डर गए। ऐसा लगा अब हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, दुनिया के मजदूर हो, तो चतुर्दिक क्रांति की बात हो रही है, हम कैसे बच पाएंगे, हमारी निजी संपत्ति समाप्त हो जाएगी, सर्वहारा वर्ग का तानाशाह की तानाशाही सरकार स्थापित हो जाएगी, मजदूर प्रॉपर्टी पर हमला कर देंगे, खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग करता है, आज जो घटना रूस में घटित हुई वो कल को हमारे यहाँ की सच्चाई बन जाएगी। तो ऐसी तत्व चाहते थे कि हम कोई ऐसी पार्टी का हाथ मजबूत करें जो पार्टी हमारे हितों की रक्षा कर सके, हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बचा सके, और जो कहीं ना कहीं डंडे के बल पर मार्क्सवाद और साम्यवादी दलों को अपने हाथ दबा कर रख सके। तो वैसे उनके पास सशक्त उम्मीदवार दिख रहे थे, इटली में मुसोलिनी की पार्टी और जर्मनी में हिटलर की पार्टी। तो ऐसे तत्वों को मिला। ये तो तीसरा कॉमन पॉइंट हो गया, और चौथा कॉमन पॉइंट हो जाएगा 1929-30 की आर्थिक मंदी तथा समाजवाद की प्रगति। 1929-30 की आर्थिक मंदी तथा समाजवाद की प्रगति। तो 1929-30 की आर्थिक मंदी तथा समाजवाद की प्रगति, 1929-30 की आर्थिक मंदी, इसके साथ जब समाजवाद की प्रगति होने लगी, तो इस कारण पूंजीपति और घबरा गए, या जो जमींदार वर्ग थे, क्योंकि ऐसा लगा कि अगर समाजवाद की प्रगति होने लगेगी तो कहीं ऐसा नहीं कि हर जगह सोवियत रूस जैसी पद्धति कायम हो जाए। वो मुसोलिनी और हिटलर, मुसोलिनी तो पहले से स्थापित है, और हिटलर की सफलता में बड़ी निर्णायक भूमिका निभाई। ये 4 कॉमन फैक्टर है। एक पॉइंट नंबर 2, इस कॉमन फैक्टर को आप भूल सकते हो, वो भी अनुमति देगा। तो 3 कॉमन फैक्टर तो आपको याद रहेंगे, जो मैंने पीपीटी में दिया है वो अलग है, लेकिन ये 3 फैक्टर आप किसी भी एग्जाम में, आप चाहे एक भी शब्द पढ़ के ना जाओ, रिवाइज करके ना जाओ, लेकिन क्या यह 3 बिंदु तुम याद नहीं कर पाओगे? उस बात को ध्यान रखो, क्या ये 3 बिंदु आप याद कर पाओगे कि नहीं? अगर कर पाओगे